नमस्कार, जनता मांग के जवाब में आपका बहुत स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं रश्मि बड़ी। मोदी सरकार ने साल 2022 तक पूरे देश में गरीब जरूरतमंदों को खुद की छत देने के वादे के साथ पीएम आवास योजना के तहत सबको पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल इस योजना का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। दरअसल राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,81,000 मकान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने प्रदेश के एसीएस को एक पत्र लिखकर राज्य में पीएम आवास योजना के परफॉर्मेंस को संतोषजनक नहीं बताया। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने साल 2021 और 22 के लिए राज्य को आवंटित 7,81,999 मकान बनाने का लक्ष्य वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी ये मुद्दा मंगलवार को जोर शोर के साथ उठा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा किया। पक्ष विपक्ष के बीच तीखी तकरार हुई, लेकिन मामले में कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। आज चर्चा इसी बेहद ही खास विषय को लेकर करेंगे, आवास पर आक्रोश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में जोरदार हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर सदन में नारेबाजी हुई। बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को आवास आवंटित करने के लक्ष्य पर सवाल उठाए हैं। हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों ने गर्भगृह में उतरकर जमकर नारेबाजी शुरू की है। तो वहीं विधानसभा स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही 12 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। हंगामे के बाद अब सदन में बुधवार तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। आज चर्चा इसी बेहद ही खास मुद्दे पर हम करेंगे और पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तारुफ आपका करवाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। ये है छत्तीसगढ़ विधानसभा का नजारा, जहां पर पीएम आवास योजना को लेकर जमकर शोर शराबा है। एक तरफ विपक्ष राज्य सरकार पर पीएम आवास योजना को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस योजना को लेकर अपना मत है। वहीं इस मामले को लेकर सरकार का मानना है कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है, इसलिए वो पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को समय पर आवास उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। यही वजह है कि पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पीछे रह गई है। पीएम आवास योजना जारी रहेगा, केंद्रांश मिलेगा, राज्य का हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा। हम जितने पीएम आवास छत्तीसगढ़ में स्वीकृत है, तो सारे पीएम आवास को निर्माण के लिए राशि जारी करेंगे और पीएम आवास छत्तीसगढ़ में जारी रहेगा। ये सरकार वही काम करती है जहाँ कमीशन मिलता है, गरीबों के मकान में आप कमीशन नहीं मिलता, इसलिए 18 लाख आवास नहीं बना पा रही है, नहीं बना रही है। जानबूझ के ये गरीबों के नाटक करती है और गरीबों के आवास की सारी योजना वापस चली गई, इसलिए आज हम लोगों ने वॉकआउट किया। लेकिन पक्ष और विपक्ष से आई प्रतिक्रियाओं के बीच भी गरीबों के सिर के ऊपर छत देने के लिए बनाई गई पीएम आवास योजना में रोड़ा आखिर कहां पड़ रहा है, इसका ना कोई जवाब मिला और ना कोई हल निकलता नजर आया। विपक्ष चाहता है कि विधानसभा के माध्यम से सदन की एक कमेटी बनाकर यह जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर कहां और किससे गलती हो रही है, लेकिन यह भी संभव होता नजर नहीं आया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी कमेटी की आवश्यकता है। कारण ये कि सारी चीज तो पारदर्शी है, एक एक चिट्ठी, एक एक आइटम कहां से क्या है, विलंब भी हुआ है, ये भी सामने है कि आवास जो पिछले साल बनने थे हम नहीं बना पाए। तो कमेटी कौन सी नए तथ्यों को उजागर करेगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने उसमें सदन की जांच कमेटी की मांग की गई कि सदन की जांच कमेटी बनाया जाए और उसके द्वारा उसकी जांच की जाए, आखिर ये मकान क्यों नहीं मिल रही है, राशि की क्यों कमी है, उसके क्या कारण है। कि इसके लिए यदि कोई दोषी है तो भूपेश बघेल की सरकार दोषी है, कांग्रेस की सरकार दोषी है, जो गरीबों के मकान छीनने का काम किया है। बहरहाल योजनाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान होती रही है। ऐसे में विधानसभा में विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष को घेरने के लिए किया जा रहा हल्ला क्या वाकई जनता को लाभ दिला पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट।
और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ बेहद ही खास पैनल जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते। कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राम अवतार तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। पटरी से योजना तो उतर गई है, आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में राजनीति कर रही है और सदन के कार्यवाही को जो एक दिन की जो कार्यवाही है जिसपे छत्तीसगढ़ की जनता के और बहुत सारे हित के फैसले हो सकते थे, उस कार्यवाही को बाधित करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अलॉटमेंट केंद्र सरकार ने किया था और जिसको निरस्त करने का भी केंद्र सरकार ने किया है, उसके दोष को छुपाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करी है और इसके लिए पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि एक ही विषय नहीं है ये, और भी कई ऐसे विषय में जैसे छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव केंद्र सरकार कर रही, चाहे किसानों के धान खरीदने के बादना का मसला हो, चाहे प्रधानमंत्री मजदूर कल्याण योजना से छत्तीसगढ़ को बाहर रखने का मामला हो, या वन अधिकार पट्टा जो केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किया जाता था उससे भी छत्तीसगढ़ को वंचित रखने का काम किया गया है। इसके साथ साथ भी कई सारी और बातें हैं जो केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भेदभाव कर रही है। राजनीतिक द्वेष की भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है और पूरी तरीका से अगर राज्य में 7,80,000 गरीबों का मकान बनना था, जिसके लिए केंद्र सरकार ने खुद आर्डर जारी किया कि गरीबों का मकान बनेगा, और हाँ लगभग एवरेज उसकी बता रहा हूँ, लगभग 7,80,000, इसीलिए केंद्र सरकार ने खुद आर्डर जारी किया कि इन गरीबों का मकान बनाया जाएगा और उस आर्डर को खुद कैंसिल करने का काम किसने किया? तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। दोषी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार है इसमें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से दोषी केंद्र सरकार है, लेकिन आपने शायद इससे पहले टी.एस. सिंहदेव जी की जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आप ही की सरकार के मंत्री हैं, उनकी बात थी कि हाँ उन्होंने कोविड का भी हवाला दिया कि हाँ हम वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए, उतने मकान नहीं बना पाए जितने मकान बनने चाहिए थे पीएम आवास योजना के तहत। हालांकि चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। शर्मा जी, सवाल मेरा भी आपसे वही है कि क्योंकि जिस तरह से पटरी से ये योजना उतरी है और उतरती जा रही, लगभग उतर गई है, आपके नजरों में अब जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ पे तो कांग्रेस का कहना है कि भाई यहाँ पे पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ को नुकसान हो रहा है। देखिए गौरी जी, प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि पूरे देश के अंदर 2022 तक ऐसे सभी लोगों को जिनके घर में पक्के छत नहीं है उनको छत मिल जाए। इस प्रकार की योजना प्रधानमंत्री आवास के नाम से योजना चलाकर अब सभी को छत उपलब्ध कराने की उनकी मंशा थी, लेकिन 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित 7 लाख और लगभग 82,000 मकानों की योजना थी और उसमें राज्य का जो अंश है वो सही ढंग से नहीं देने के कारण, और कुल मिला के आपने इस विषय को आज यहाँ पे इस डिबेट के माध्यम से उठाया है, बहुत गंभीर विषय है। इसका तकलीफ इससे किसको हो रहा है ये समझने की बात है। कहीं न कहीं इस 7,82,000 मकान की जो योजना थी उससे लगभग 45,000 लोगों के सिर के ऊपर में छत आ सकता था। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार गरीबों के विषय में गंभीर नहीं है और यहाँ पे राज्य सरकार का अर्थव्यवस्था भी पूरा चरमराया हुआ है। ये खाली किसी भी अपने कमी को बताने के लिए लगातार केंद्र सरकार के ऊपर में दोषारोपण करते हैं। ये दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा, आपको गंभीर होना पड़ेगा और हर योजना के पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये योजना समय सीमा के अंदर में कैसे पूरा हो। मैं तो कहता हूँ इस प्रदेश के अंदर में कोई भी एक योजना जो ये खुद भी बनाए हो उसका इन्होंने क्रियान्वयन किया हो और परिणाम दिखा हो, तो कहीं न कहीं सरकार जो है, और यहाँ की सरकार तो पूरी की पूरी सरकार अपने आला कमान को खुश करने में लगी हुई है। इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। कभी धान खरीदी की बात आती तो ये कहते हैं बारदाने नहीं है। अरे कहाँ, तो एक तरफ आप बात करते थे दाना खरीदेंगे और आके उलझ गए बारदाने में।
तो पूरी तरीके से आप यहाँ की सरकार के पास में कोई रचना नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है। ये बार बार केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करने के बजाय गंभीरता से काम को करे, गंभीरता से योजनाओं को ले, तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, बतौर जिम्मेदार विपक्ष मुकेश जी, सरकार को मुकेश जी आ रही हूँ, धनंजय जी मैं आपके पास लौट रही हूँ। मुकेश जी, बतौर जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, क्योंकि ठीक है आप बतौर जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो सदन में उठाएंगे, लेकिन सदन में जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं, संग्राम होता है, तो सदन की कार्यवाही भी स्थगित हो जाती है। बहुत सारे ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जो नहीं उठ पाते हैं। हालांकि पीएम आवास योजना का ये जो मुद्दा है बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या लगता है आपको कि वाकई में राज्य सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है, या तो फिर जिस तरह से राज्य सरकार लगातार आरोप लगाती आई, अभी आपने बारदाने का जिक्र किया, बारदाने के बारे में आपको जानकारी तो होगी ही कि बारदाना सेंट्रल से ही, जो सेंट्रल कमिश्नर है वो अलॉट करता है, उसके बाद दिया जाता है राज्य को बारदाना। हालांकि ये अलग विषय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे केंद्रांश और राज्य अंश को लेकर भी यहाँ पे टकराव है। तो 60 और 40% का ही टकराव है या मुद्दा वाकई में कुछ और है? देखिए गौरी जी, छत्तीसगढ़ ही नहीं और भी कई जगह, कई प्रदेश है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता, और आप भी देखी होंगी कि कहीं से कम ये बारदाने को लेके तो कोई दिक्कत आया नहीं है, और प्रधानमंत्री आवास के लिए भी गंभीर है वो प्रदेश, तो वहाँ पे नहीं बात आती है। खाली जो है छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्र सरकार की भावना ठीक नहीं है, ये कहना कितना उचित है। और मैं तो कहता हूँ गौरी जी, आप लोग इतना गंभीर विषय लेके आए हैं, ये गरीबों का विषय है, इसके लिए तैयारी पहले से यदि सरकार करती, राज्य सरकार, और लगातार इसमें यदि ध्यान रखती, तो निश्चित रूप से ये आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मिल सकती थी। ठीक है, धनंजय जी जवाब दीजिए। नहीं है राज्य धनंजय जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं राम अवतार जी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। राम अवतार जी, वाकई में क्या राज्य सरकार दोषी है या केंद्र सरकार दोषी है? क्योंकि हम दोनों ही प्रवक्ताओं से पूछेंगे तो दोनों ही प्रवक्ता एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, या फिर यह वाकई में नाम की लड़ाई है? जिस तरह से हमने सूबे के मुखिया बघेल जी की हमने बाइट सुनी थी, उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी आवास योजना थी उसका नाम बदल के पीएम आवास योजना कर दिया गया है। अब लड़ाई जो भी हो, लेकिन नुकसान तो गरीब जनता का और हितग्राहियों का हो रहा है। जब सब चीज जो राजनीति समाहित हो जाएगा, ऐसे में एक गरीबों की जो योजना है उसका हश्र इसी तरह होगा। गरीबों के नाम पर राजनीति तो करते हैं, मगर अब उस गरीब को जब देने का समय आता है तो मेरा सोच सही है, उनका सोच गलत है, उनका सोच गलत है तो मेरा सही है, यही लड़ते लड़ते उस गरीब बेचारे का जो मकान मिल जाता है उसका निवाला छीना जा रहा है। ये गंभीर चिंताजनक स्थिति है। हाँ। केंद्र और राज्य जो ऐसे समन्वय के साथ अगर चलते, अगर राजनीति ज्यादा नहीं करते, क्योंकि राजनीति ज्यादा हो रही है, ऐसे में आंकड़ों की बहानाबाजी, शासन की नीतियों के विसंगतियां बताकर, अपनी इच्छा शक्ति के अभाव के चलते यह एक बेहतरीन योजना जो है वो उस लौट जा रहा है, उस गरीब को फायदा नहीं हो रहा है, और एक तरह से जो योजनाएं बनती है उस योजना में अगर केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार हो और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो तो किस तरह से वो उसका हश्र होता है वो इस योजना से समझा जा सकता है। इस योजना से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने की होड़ होनी चाहिए थी। हाँ। तो उसके अलावा इस काम में लगे हैं कि उसकी गलती है और मैं सही हूँ। ये करते करते में एक बार जो पैसा नहीं आया, लौट गया, उन लोग जो है उसके लिए एक नई योजना बनाई गई कि कैसा लाभ हो जाए। तो ऐसे हम अगर दूसरे के आरोप प्रत्यारोप के अलावा हम अगर निष्ठा से काम करते, जो लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सरकार बनाने की, सरकार चलाने की शक्ति आपको दी गई है, उस शक्ति का अगर
अच्छे मन से अगर आप उपयोग करते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। ऐसे खराब स्थिति आ रही है। जो अच्छी योजनाओं, जो गरीबों की योजना है, उस योजना को लेकर लड़ रहे हैं। शायद इसमें राजनीतिक दलों को एकजुटता दिखाते हुए काम करना चाहिए था, परंतु हम देख रहे हैं कि हर मुद्दे पर राजनीति हो रही है। वो कितना ही गंभीर मुद्दा हो, वो उस मुद्दे को में काम करने की, रोड मैप तैयार करने की और लाभ दिलाने की होड़ मचनी चाहिए। वो योजना ठप हो जा रही है। हाँ, नहीं, सही कह रहे हैं राम अवतार जी। अगर यहाँ पे विधायकों की अगर सैलरी बढ़ना होता, डीए अलाउंसेस अगर उसमें इजाफा होना होता, तो डेफिनेटली यहाँ पे चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी एकजुट हो जाते। आशीष जी, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि राज्य सरकार तमाम अपनी फिजूल खर्ची के लिए तो कर्ज लेती जा रही है। 51,000 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार ले चुकी है, लेकिन जब जो जनता से जुड़ी हुई जो योजना है, जिस विषय पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, उन पर राज्य सरकार का ध्यान नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में क्या वाकई में लग रहा है कि अब छत्तीसगढ़ कहीं पिछड़ रहा है? देखिए, यदि किसी भी सरकार की जो मूल वो होती है, जो काम करने की जिम्मेदारी होती है, वो यही होता है कि जो कमजोर तबका है उसको वो ऊपर लाने की कोशिश करें और जो भी योजनाएं उनके लिए चलती हैं उनका अधिकतम लाभ दिलाए। उसके लिए कभी सीमा से बाहर जाके भी राज्य काम करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है अभी चर्चा में जो सामने आई है वो एकदम साफ है, क्योंकि केंद्र में एक दूसरे दल की सरकार है और राज्य में दूसरे दल की सरकार है। तो वो टकराव और तनातनी जो है वो देश में हर जगह देखने को मिलता है और अभी भी देखने को ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का मसला है, इसमें मैं नहीं मानता कि राज्य सरकार के जो तर्क हैं वो पूरी तरह से सही हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई हो सकता है लेतलाली हुई होगी, क्योंकि देखिए कोरोना काल में प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, ये ठीक है कि उसमें कुछ काम प्रभावित हुए हैं, लेकिन कई राज्यों ने उस दौरान में मजदूरों को या कमजोर वर्ग को रोजगार देने के हिसाब से बहुत रिकॉर्ड तेजी से भी काम किया है। उसमें मध्य प्रदेश का भी एक बार जिक्र आ चुका है और भी चीजों में ये चीजें आई हैं और राज्यों में भी आया। तो वहां पर अगर इच्छा शक्ति हो या कोई ऐसी स्थिति हो, कोई बहुत ज्यादा विपरीत स्थिति ना हो, तो मुझे लगता है इस तरह का लक्ष्य थोड़ा बहुत हासिल किया जा सकता था। हो सकता किया भी गया हो, लेकिन कोई और वजह भी रही हो, मजदूरों का पलायन या कोई और। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे तो ये ज्यादा आदर्श स्थिति हो सकती है, बजाय इसके कि क्यों नहीं हुआ। और ये लेकिन जो राजनीतिक एक जो खींचतान है उत्तर प्रदेश में, सॉरी छत्तीसगढ़ में, वो बहुत ज्यादा है। और उसकी वजह से अभी हमने पीछे भी देखा है कि बहुत सारे मसले इस तरह से हुए, चाहे धान का मामला हो या कोई चीजें हो। ये थोड़ा सा राज्य के लोगों को पिछड़ने का तरीका, जो आप छत्तीसगढ़ पिछड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे जब राजनीति बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो इसमें सबसे ज्यादा पिसेगा कमजोर तबका। धनंजय जी, इस पिछड़ते हुए राज्य को अब कैसे पटरी पर लाएंगे? क्योंकि क्या वाकई में आपको लग रहा है कि गैर भाजपा शासित सरकार है, राज्य है, जिसकी वजह से नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ रहा है, और केंद्र आप लोगों के साथ जिस तरह से आप भी लगातार इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है, और ठीक इसी तरह का आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लगाया था। तो क्या आप वाकई में मानते हैं कि केंद्र आप लोगों के साथ है, और खासतौर से छत्तीसगढ़ के साथ, क्योंकि कांग्रेस शासित सरकार यहाँ पर है, इस वजह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? आपने बढ़िया सवाल पूछा गौरी जी। इसका मैं तो उदाहरण सहित जवाब आपकी टीम दूंगा, चाहे छत्तीसगढ़ जनता को उसको मालूम चल सके। हमने किसानों को 2500 पर धान की कीमत देने का वादा किया था। हमारी सरकार बनती है, हम कर्ज माफी करते हैं, बिजली बिल की सुविधा प्रदान करते हैं, और किसानों को पहली बार एक मुश्त हम 2500 रुपए की राशि प्रदान की है, जो धान की कीमत था। उसके बाद जब दूसरे बार धान खरीदी की बारी आई तो यही केंद्र में बैठी सरकार ने तो नियम शर्त लगा दिया ना कि आप अगर किसानों को छत्तीसगढ़ के समर्थन मूल्य के अलावा 1 रुपए ज्यादा देंगे तो आपसे धान नहीं खरीद, चावल नहीं लेंगे, जबकि संघीय व्यवस्थाओं की तरह सेंट्रल पूल में चावल लेना है, जो निरंतर लेते हुए आ रहे हैं। तो भेदभाव कौन कर रहा है, दबाव पूर्वक काम कौन करने का रहा है? क्या आदर्श प्रस्तुत नहीं करना चाहिए केंद्र में बैठी सरकार को? क्योंकि हम अपने संसाधन से दे रहे थे 2500 रुपए, हम तो उनसे पैसा मांगने नहीं गए थे ना। दूसरी बात, जब हम राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से हमने किसानों को इनपुट सब्सिडी देने का काम किया, उसमें भी बंदिश करने का काम किया गया। हमसे कहा गया कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल आपके राज्य से लेंगे, और मुश्किल से 24 लाख मीट्रिक टन चावल यहाँ से लिया गया। तो कहीं ना कहीं भेदभाव करने का काम तो कर रही है। इस वर्ष हमने लक्ष्य रखा कि
कि 1,05,00,000 मीट्रिक टन हमको धान खरीदना है 22,66,000 किसानों से, हमको 5 लाख लगभग 32,000 बारदाना चाहिए, बारदाना उसमें दिया जा रहा है, तो भेदभाव कौन कर रहा है? जी, क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर विकास की पटरी पर हमें आना है तो डबल इंजन की ही सरकार हो। ठीक है, हम निष्पक्ष तौर पर सभी को साथ लेके चले। आरोप तो यहाँ पे लगातार कांग्रेस लगा रहा है। देखिए गौरी जी, केंद्र सरकार किसी प्रदेश के साथ में भेदभावपूर्ण कार्य नहीं करती है। यदि केंद्र कोई योजना बनाती है तो संपूर्ण देश को ध्यान में रखकर बनाती है और उनकी योजना भी पूरा संपूर्ण राष्ट्र के हिसाब से बनाया जाता है। तो कहीं न कहीं गरीबों के सिर के ऊपर में छत बनाने की कोई योजना बनाई गई है और उसमें छत्तीसगढ़ के 7,82,000 मकान बनाने की योजना थी। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने यदि इतना बड़ा जनादेश देके कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है, तो पहली जिम्मेदारी तो यहाँ के मुख्यमंत्री की बनती है कि वो गरीबों के साथ कैसे न्याय हो, कैसे उनको योजनाओं का लाभ मिले, कैसे उनको गरीबों तक योजनाओं का एक एक पैसा पहुँचे, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और प्राथमिकता के साथ यदि काम करती सरकार तो निश्चित रूप से गरीबों को इस योजना के लाभ मिलते थे। और मैं आपको बताऊं गौरी जी, मुख्य बात जिसके कारण ये तकलीफ आ रहा है, यहाँ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, छत्तीसगढ़ के सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरी तरीका से ध्वस्त हो चुका है। बिल्कुल, मैं आपकी बात का मर्म समझ गई। 51,335 करोड़ रुपया यदि ये उधार लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ की 15 साल की भाजपा सरकार ने 41,000 करोड़ लोन लेके और यहाँ की व्यवस्था को पूरी तरीका से बना के रखा था। 51,335 करोड़ रुपया लोन लेने के बावजूद आप यदि गरीबों की योजनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, उनको लाभ नहीं दिला सकते, तो फिर कहीं न कहीं जनादेश का अपमान है। ठीक, मुकेश जी, मैं आपकी बात का मर्म समझ गई और इस बात से मैं सहमत भी हूँ, लेकिन जानना एक सवाल यहाँ पे उठना लाजमी हो जाता है कि नाम क्यों बदला? इंदिरा आवास तो नाम था, इसको प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों किया गया? मैं आपकी बात का मर्म समझ रही हूँ, लेकिन ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। गौरी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। यदि किसी योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना होता है तो ये अच्छा है कि बुरा है? किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे कोई योजना हो और किसी राष्ट्र के मुखिया के नाम से योजना हो, ये कोई नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी आवास योजना नहीं है। यदि हम ऐसा करते तो कांग्रेस को तकलीफ होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री आवास योजना माने प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब लोगों को, गरीब किसान को, मजदूर को यदि मकान देने का योजना बनता है तो इस नाम पे किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? धनेंद्र जी, इस नाम पर वाकई में आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएम आवास योजना सबके लिए है। आप यहाँ पे मुकेश जी की बात का जवाब भी दीजिए और साथ ही आपने जिस तरह से कहा भी है कि केंद्र आपके साथ, राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। राजस्थान में भी पीएम आवास योजना के तहत सारे काम हुए। राजस्थान में आप ही के दल की सरकार है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य के मुताबिक काम हुआ। वहां पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। और अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में भी ऑलमोस्ट इसी तरह दूसरे दलों की सरकार है, लेकिन वहां पे पीएम आवास योजना के तहत एक भी जो काम है वो प्रभावित नहीं हुए। एकमात्र छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो नजीर बन के उभरा था, लेकिन उस नजीर को भी उसने धूमिल कर दिया है। यहीं पर काम प्रभावित हुए हैं। आपने जो अच्छा सवाल आखिरी में कहा कि धूमिल किया गया, तो धूमिल करने काम किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, क्योंकि उसको पता था कि छत्तीसगढ़ मॉडल जिसकी पूरे देश में चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ में जो किसानों को धान के 25 दे रही है, तो लोग पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से, आपने तो कहा था किसानों को धान की कीमत समर्थन मूल्य के
स्वामीनाथन कमेटी सिफारिश के अनुसार देंगे 1.5 गुना, आपने क्यों नहीं दिया? वही एक राज्य सरकार अपने बलबूते पर किसानों से वादा पूरा कर रही है, तो आपने धूमिल शब्द का जो उपयोग किया ना, यही काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्रीय शक्ति को दुरुपयोग करके कर रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल और गुजरात मॉडल की आज बात होती है। गुजरात मॉडल एक और जहां देश के संपत्तियों को बेचने का नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। गुजरात मॉडल एक और जहां पे 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है। गुजरात मॉडल एक और जहां पे किसान 10 माह तक आंदोलन करे थे और 700 किसानों की शहादत हुई थी, और यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वादा किया था। और छत्तीसगढ़ की योजनाओं पर बात करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वक्त का अभाव है मेरे साथ। मैं रामोता जी आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहूंगी। और राज्य सरकारों के ऊपर आरोप लगा है, बात न करें। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को 2.5 लाख रुपए सीधा नहीं देना चाहिए? जब 1,76,000 करोड़ रुपए बैंक से निकालकर अडानी अंबानी से अपने मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो क्या गरीबों को 2.5 लाख देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 8,000 करोड़ का प्लेन आप खरीद सकते हैं, लेकिन गरीबों के मकान बना के आपको पैसे देने में तकलीफ किस बात की हो रही है? तो क्यों नहीं होनी चाहिए बात? क्या नरेंद्र मोदी जी सारे पैसे को चंद पूंजीपतियों पर लुटाएंगे? देश के नागरिकों को मकान बनाने पैसा नहीं देंगे? जब आप असफल हो जाएंगे तो राज्य सरकार पर ठिकरा पड़ेंगे। ठीक है रामोता जी, क्योंकि हम आज अडानी अंबानी नहीं खरीदता है। ठीक है रामोता जी, कंक्लूडिंग रिमार्क, क्योंकि हालांकि धनंजय जी से मैंने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए नेताओं को ये लगता है कि विकास के जो रास्ते बताए जाते हैं, चुनावी नारा रहता है, गरीबी चुनावी नारा रहता है, मगर वोट जो भावनाओं पे मिलती है, तो भावनाओं को उभारने का काम ज्यादा हो रहा है। उन गरीब लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने, उनके जीवन में परिवर्तन करने के दिशा में सार्थक कदम उठाने का, इच्छा शक्ति के साथ कदम उठाने की जो कोशिश होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और उनके साथ भावना कि गरीब हम गरीब के समर्थक हैं, हमारा गरीब है, हम गरीब हमारा वोट बैंक रहे, उनका वोट बैंक ना रहे। क्योंकि गरीब है वो हमको वोट देता है और बड़ी योजना आएगी तो उसको वोट दे देगा, इसका झगड़ा हो सकता है। ये भी झगड़ा हो सकता है कि भावनाओं गरीब को ये बताओ कि वो काम नहीं कर रहे हैं आपके लिए, मैं गरीब के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक तरह से गरीब के बेचारे को फुटबॉल बनाकर खेला जा रहा है, उसका विकास हो जाए इस पर किसी को फोकस नहीं है। बाकी में कहा भी जाता है कि चाह बदलो तो राह बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे तो जिस तरह से जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन को ही बदल दिया गया है। चर्चा में शामिल होने के लिए धनंजय जी आपका बहुत शुक्रिया, रामोता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ बीजेपी नेता मुकेश जी जो हुए थे आपका भी शुक्रिया। आशीष जी हमारे साथ लगातार डिबेट को कंटिन्यू करेंगे, बहुत शुक्रिया। आजादी के 75 साल बाद भी आज देश में एक बड़ी आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने साल 2022 तक देश भर में जरूरतमंदों को पक्का मकान का लक्ष्य रखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लक्ष्य के करीब ये पहुंचते हुए अब ये राज्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस योजना के लिए जरूरी राशि को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में टकराव शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक केंद्र और राज्य के इस टकराव के बीच पिस रही गरीब जनता को मकान कब तक मिल पाएगा।